बिहार में कल दूसरे चरण के लिए 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होना है, जिनमें सीमांचल की 24 महत्वपूर्ण सीटें भी शामिल हैं। लेकिन इस चुनावी घमासान के बीच बिहार में आतंक पर हिंदू मुसलमान वाला चैप्टर भी खुल चुका है। हरियाणा के फरीदाबाद से आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है, जो आतंकी पकड़े जाते हैं वो एक ही धर्म के होते हैं। चुनावी पंडित गिरिराज के बयान को सीमांचल से जोड़कर बता रहे हैं, जहां मुस्लिम आबादी अच्छी खासी संख्या में है। उधर विपक्ष गिरिराज पर धार्मिक ध्रुवीकरण के आरोप लगा रहा है। बिहार के समस्तीपुर में वीवीपैट की पर्ची फेंके जाने पर भी विवाद बढ़ता हुआ चला जा रहा है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने इसे लेकर धांधली का आरोप लगाया, तो तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर हमला कर पूछा है कि पहले चरण के मतदान के आंकड़े अब तक जारी क्यों नहीं किए गए, कितनी महिला और पुरुषों ने वोट डाले, ये स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा, चुनाव आयोग इसके बारे में डिटेल जानकारी साझा क्यों नहीं कर रहा। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाया है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास से अधिकारियों को फोन किया जा रहा है। वहीं बीजेपी तेजस्वी के आरोपों को हार का डर करार दे रही है। इस बार पलटवार के बीच सवाल यह है, वीवीपैट की पर्ची का सच क्या है? क्या महागठबंधन को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो चुनाव में धांधली का आरोप पहले ही लगाने लगा? और क्या दूसरे चरण के मतदान में हिंदू मुसलमान वाला फैक्टर असर करेगा? भारतीय जनता पार्टी के नेता जिसकी कोशिशों में मौजूदा वक्त में लग गए हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले नेताओं ने आज किस तरह से आरोपों के तीर एक दूसरे पर दागे हैं, बयान सुनिए। जितने आतंकी पकड़ाते मुस्लिम धर्म के ही क्यों पकड़ाते? नौकरी पे इसीलिए रखा गया है कि वो ये समय आने पर, समय समय पर हिंदू मुसलमान की बात छेड़े और उसका कुछ लाभ उनके पार्टी को मिल जाए। भाई अपराध का धर्म से कोई संबंध हो सकता है या मुझे समझ में नहीं आता। गांधी जी को किसने मारा था? इंदिरा जी को किसने मारा? राजीव गांधी जी को किसने मारा? ये गिरिराज जी को मेरी तरफ से उससे जब सब जवाब देंगे वो कौन था, उनका नाम क्या था, उसके बाद वो बात करें। अब भारत के अंदर फिर से कोई नया जिन्ना पैदा न होने पाए, और वो जिन्ना अगर पैदा होने का साहस करता है तो हमें उससे पहले कि वो भारत की अखंडता को चुनौती दे, उसको पहले ही दफन करके रख देना होगा। सीएम हाउस से भी एकाध रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा लगातार फोन जा रहा है, तो ये बौखलाहट बताती है कि ये लोग जाने वाले हैं। तो उनको भी ये लग रहा है कि चुनाव हार गए, तो जब चुनाव हारेंगे तो चुनाव हारने के बाद कुछ बोलने का अभी से भूमिका बना रहे हैं। देखिए वीवीपैट की पर्चियां किस तरह खुली पड़ी मिली, और जब वीवीपैट की पर्चियां लोग देखेंगे तो उनके मन में आशंका इस बात की होगी कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कैसे कराएगा। जनता नकार चुकी है, पहला फेज में घबराहट में है, परेशान है। तो 11 तारीख को दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर होना है मतदान। 14 नवंबर को आएंगे सबसे तेज नतीजे, जो आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। लेकिन उसके ठीक पहले दूसरे चरण में कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिनके जरिए पार्टियां आगे बढ़ने की कर रही हैं कोशिश, इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। धनंजय गिरी जी, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आप प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं। नीरज कुमार जी, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ हैं। प्रियंका भारती जी, प्रवक्ता आरजेडी की, आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, प्रवक्ता एलजेपीआर के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन वर्मा जी, प्रवक्ता जनसुराज के, हमारे साथ जुड़ेंगे। और युवा चेतना के अध्यक्ष रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, एक तो बार बार ये जंगल सफारी का मुद्दा राहुल गांधी का उठाया जा रहा है पार्टियों की ओर से कि जब बिहार में 122 सीटों पर मतदान बाकी है तो वो जाकर जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं। और दूसरी चीजें, ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीएम हाउस से अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप मतदान को प्रभावित कीजिए, जेडीयू बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाइए। बीजेपी जेडीयू का ये कहना है चुनाव का डर है, इसी वजह से पहले से ही आप लोग माहौल बनाना शुरू कर चुके हैं। देखिए, चुनाव का कोई डर नहीं है, जनता तो आशीर्वाद दे रही है। और आप भी फील्ड में थी पिछले 1 महीने लगभग, हम सब ने देखा किस तरह जनता का वहाँ माहौल है महागठबंधन के फेवर में। सच्चाई ये है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी और उनके जितने प्रचारक है वो जा करके क्या करते हैं, कट्टा, कनपट्टी, अब तो कटुआ शब्द भी कुछ यूज होने लगा है, मुझे लगता है ऐसा। जबकि होना चाहिए वहाँ क्या, कलम, किताब, किसान, कारीगर, इनकी बात होनी चाहिए। ये बात नहीं कर पा रहे हैं। कट्टा वाली सरकार थी,
तब क्या होता था जंगल राज में? वो तो सबको पता है कि अभी आरा में 2 परिवार को कैसे माँ और बेटे दोनों को मार दिया, दरोगा जी की सिवान में मारे गए, हर जगह खेमका की हालत हुई, वहाँ पुलिस सुरक्षित नहीं है, कोई व्यक्ति ना व्यापारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना सामान्य लोग सुरक्षित है। वहाँ रेत खेत माफिया सुरक्षित है, शराब माफिया सुरक्षित है बिहार में, सबको पता है। एनसीआरबी का डेटा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। पिछले दिनों में 25,000 से ज़्यादा बलात्कार की घटना और 65,000 से ज़्यादा जो है वहाँ जो है हत्या की घटना हुई है। आज भी अपराध में बिहार किस नंबर पर है किसी को कहने की जरूरत नहीं है। सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में क्या हालात है सबने देखा, गरीबी बेरोजगारी में किस परिस्थिति में हम जी रहे हैं। इन मुद्दों पर हम चाहते हैं चुनाव करने के लिए अधिकारियों को फोन किया जा रहा है, अधिकारियों को फोन किया जाएगा। आपको लग रहा है वो बातें सार्वजनिक नहीं होंगी? इतना आसान हो गया है क्या? वो जमाना चला गया, वो जमाना चला गया जब पेटियों से वोट चुराकर किसी और पार्टी को दिया करते थे। अब वो जमाना नहीं रहा, हर हाथ में मोबाइल है। आपको समझ में आती है ये बातें जो आरोप लगाए जाते हैं? आपने जो बात रखी, ये बताइए यदि इतना सब ठीक है तो गृह मंत्री जी जा करके वहां कैमरे में सीसीटीवी पर क्यों अपना पेपर लगवाना पड़ रहा है उनको? छुप छुप के किससे वो मिल रहे हैं? ये स्ट्रॉन्ग रूम का कैसे गड़बड़ हो जा रहा है पूरा, वो कैसे बंद हो जा रहा है सीसीटीवी? बाहर वीवीपैट कैसे दिख रहा है? इन मुद्दों पर यदि प्रश्न किया जाए तो ये नाजायज प्रश्न है। यदि ये नाजायज प्रश्न है तो ये प्रश्न लोकतंत्र के हित में किया जाए। उस पर भी जवाब दें। और सीमांचल में चुनाव है, मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है, मुसलमान आपको वोट नहीं करेगा, इस डर के मारे अब लग गए आप लोग ध्रुवीकरण में, बताने लगे कि हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। यही बयान दे रहे हैं गिरिराज सिंह। उनकी लाइन जो शब्द है वो शब्दशः में पढ़ देती हूँ। जितने आतंकी पकड़े गए हैं मुस्लिम धर्म के ही क्यों पकड़े जाते हैं? समाज को इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब इस तरह का बयान किसी केंद्रीय मंत्री को देने की क्या जरूरत है? धनंजय गिरी जी। चित्रा जी देखिए, 2 बातें हैं। पहला, कांग्रेस कमजोर कड़ी है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महागठबंधन भी इस बात को मानता है। चुनाव में राजनीति की रेस से बाहर हो चुकी कांग्रेस में राहुल गांधी चुनाव प्रचार के पहले ही जंगल सफारी को निकल गए कि चलो हम किसी को नजर नहीं आए, चलो जंगल में छुप जाए। तो चुनाव के प्रचार के पहले ही जंगल में जाके छुप गए। अब कांग्रेस पार्टी को कुछ ना कुछ चाहिए कहने के लिए, कुछ संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाए, कभी ईवीएम का ठिकड़ा फोड़े, कभी किसी का ठिकड़ा फोड़े। अब वो नया ठिकड़ा तैयार करेगा कि ठिकड़ा बम कहाँ फोड़े। अब तेजस्वी जी कहेंगे ना भाई कि इतनी सीटें तुमको बिना मतलब के ले लेते हो और आता कुछ है नहीं, क्योंकि कांग्रेस का अकाउंट खुलेगा कि नहीं, डाउट इस बात पर है। अरे ये और रही बात जो आपको देश के हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। ये सवाल है धनंजय गिरी जी, 20% से ज्यादा एक गलत बात है चित्रा जी, एक बात गलत है। हर मुसलमान में आतंकवादी नजर नहीं आता। गिरिराज सिंह कह रहे हैं जितने आतंकी पकड़े गए मुस्लिम धर्म के क्यों पकड़े जाते हैं? जितने आतंकी पकड़े गए मुस्लिम धर्म के क्यों पकड़े जाते हैं? क्या है ये बयान? अलग बातें हैं। नहीं, दोनों 2 बातें हैं। हर मुसलमान आतंकी नहीं है, ये बात गिरिराज सिंह जी ने कभी नहीं कही। जो आतंकी पकड़े गए वो धर्म विशेष के हैं, ये बात हो सकती है। अब उनके नाम से, उनके पते से, उनके एड्रेस से अगर आप कोई पकड़ा जाता है और वो किसी नाम विशेष धर्म का निकलता है तो वो चिंता की बात है, जांच की बात है, वो देखने की बात है कि भाई क्यों किसी धर्म में। लेकिन हर व्यक्ति उस धर्म का जुड़ा हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं मानते। हम तो कलाम को सलाम करते हैं, बिल अब्दुल हमीद पे जान कुर्बान करते हैं, अशफाक उल्लाह खान को के यहाँ के 50वीं बरसी पर हम जाते हैं, हम उनके साथ रहते हैं। हम कहते हैं कि भाई जरा जितनी सी खा के रख दे जमीन कब्र में। इस तरह की धरती को सलाम करने वाले मुल्क का मुसलमान मुल्क की माटी से जुड़ के मुल्क के मुस्तकबिल को और अपने मुस्तकबिल को भी आगे ले जाए। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। हाँ, अगर किसी धर्म विशेष से लोग पकड़े जाते हैं तो ये चिंता की बात है और सबको सोचना चाहिए, सबको विचार करना चाहिए। नीरज कुमार जी, अब सीधे आपके पास आते हुए तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं सीएम हाउस से अधिकारियों को फोन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए लगे रहो, पूरा जोर लगाए रहो। नीरज कुमार जी सीधे आप लोगों पर हमला कर रहे हैं। वो मैं सुन रहा था सब लोग की बात, जरा हमको बताइए, झारखंड का 23 बटालियन है, किसकी सरकार है वहाँ? केरला का 10 बटालियन है, किसकी सरकार है वहाँ? पंजाब का 10 बटालियन है। क्या देश के जो अर्धसैनिक बल हैं उनको भी भाजपा, जदयू, राजद, कांग्रेस के आधार पर बांट लेंगे? एक भी मतदान केंद्र पर मुझे जानकारी है पुनर्मतदान की बात नहीं कही गई। राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस ने किसी भी पर आपत्ति नहीं व्यक्त किया कि कोई बूथ ग्रैबिंग हो गया, कुछ गड़बड़ियां हुई। ये शिकायत दर्ज करते
अब उन्होंने यह भी कह दिया, क्या हालात बना के रख दिया। वैशाली के स्ट्रांग रूम के बारे में, लालगंज में किसका विधानसभा का प्रत्याशी है, राज्य प्रत्याशी है, और उसका प्रतिनिधि कुंदन सिंह, कुंदन कुमार, मेरे पास कहेगा तो वीडियो हम भेज देते हैं आपको। वो कह रहा है कि रविंदर सिंह वहां महनार के प्रत्याशी है। वो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, और ट्विटर बबुआ ज्ञान दे रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैं नाम बता रहा हूं, राजद प्रत्याशी के प्रतिनिधि कुंदन कुमार के द्वारा इन तमाम तथ्यों की पुष्टि की गई है। तो कुंदन कुमार कौन है? आपके प्रत्याशी रविंदर सिंह को यह नजर क्यों नहीं आया कि वैशाली के स्ट्रांग रूम में छेड़छाड़ किया गया है? ये तो हार के पहले ही अपना जो होता है ना, नाबालिग राजनीतिक नेतृत्व रहता है, तो ऐसा ही आरोप पहले ही लगा देता है। द्वितीय चरण का मतदान कल होना है, और देख लीजिए आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरेंडर हो गए। अब कल जब चुनाव परिणाम 14 को आएगा, ये कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी है, ये गड़बड़ी है। तो मैं पूछ रहा हूँ, SIR के सवाल पर आपने कोई आपत्ति दी नहीं। आपने चुनाव प्रथम चरण का हुआ तो कहीं आपके इलेक्शन एजेंट ने या कैंडिडेट ने कहीं ऑब्जेक्शन फाइल किया नहीं, कोई बूथ ग्रैबिंग के बारे में बताया नहीं। अब पारा मिलिट्री फोर्स के बारे में भी आप बोलते हैं कि अरे भाई, तो आपने शुरू में ही बोला कि इतने राज्यों के अंदर में बीजेपी का सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो अगर बीजेपी शासन में राज्य के अंदर में अगर सैनिक बल है तो उसको इलेक्शन कमीशन ड्यूटी नहीं लगाएगा। होम मिनिस्टर ड्यूटी लगा रहे हैं। शासित राज्यों से ज्यादा पुलिस अधिकारियों को बुलाया जा रहा है नजर रखने के लिए। तो इसके लिए तो जनता का जनादेश आपको 2024 में नहीं मिला तो हम क्या करें? इसके पहले राज्यों के अंदर में जनता का जनादेश नहीं मिला तो चित्रा त्रिपाठी जी क्या करेंगी? मैक्सिमम स्टेट में अगर बीजेपी रूल कर रहा है तो ये आपकी असफलता है ना। तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि झारखंड में किसकी सरकार है? झारखंड का तो 23 बटालियन आया है, पंजाब का 10 बटालियन आया है, केरला का 10 बटालियन आया है, सिक्किम का आया है। ये क्या मतलब इसका नजरिया है भाई? आप अच्छा, इसके पहले आपने आपत्ति क्यों नहीं दिया? ठीक है, आप कह रहे हैं कि विरोधी जो दलों के शासित राज्य है वहां से भी कई बटालियन को बुलाया गया है, लेकिन जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी का नाम लिया जा रहा है। प्रियंका जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले पवन वर्मा जी हमारे साथ जनसुराज के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। मैं आ रही हूँ, आपका फ्रेम भी इधर उधर बोल लीजिए, फिर मैं पवन वर्मा जी के पास आऊंगी। मैं बस यही कह रही हूँ कि आप ही का जो आप ही चला रही हैं। समस्तीपुर वीवीपैट पर्ची केस में आया नया मोड़, जेडीयू समर्थकों ने ही जारी किया सीसीटीवी फुटेज। ये तो जेडीयू वाले ही बता रहे हैं कि सारा वीवीपैट बाहर फेंका हुआ था। और दूसरी बात कि ये हम पर बोलेंगे, सिमटते जा रहे, छोटा होते जा रहे हैं। अब बीजेपी इनको इस बार खत्म कर देगी, हमको जरूरत नहीं है करने का। तभी ना इनको कहीं भी मोदी जी के बगल में ललन सिंह जी खड़े हो जाते हैं, नीतीश कुमार जी खड़े नहीं होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, नीतीश जी बेचारे रह नहीं पाते, उनको विदिन मिनट भी नहीं होता है कि उनको साथ में रख के हटा देते हैं। और आखिरी बात बस यही बोलेंगे कि पता नहीं कौन है रोहित, पता नहीं कौन था, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये किसी पार्टी प्रवक्ता तो है नहीं। और आकर के जो परिवार के भीतर के ऊपर अनर्गल खिलाफ करते हैं, ये जानवर है, ये खूंटे से बांधे जाने चाहिए। नहीं, ये सब तेज प्रताप यादव भी बोल रहे हैं टीवी पर। प्रियंका भारती जी आप गाली देने के लिए प्रियंका भारती जी आप ये सब तेज प्रताप यादव भी बोल रहे हैं। तेज प्रताप यादव का बयान सुनिए, जितने पत्रकारों से बात कर रहे हैं वो उसी तरह की भाषा बोल रहे हैं। अनर्गल भाषा, सब पूरे परिवार के लिए अनर्गल भाषा का ये इंसान ये तेज प्रताप यादव भी बोल रहे हैं, वो रोहित सिंह नहीं बोल रहे हैं, ये तेज प्रताप यादव भी बोल रहे हैं। पहले भाई का मुंह बंद करवा लीजिए। जब भाई एक दूसरे को मौका देंगे तो बाकी समाज के लोग उठेंगे इस तरह की टिप्पणी करने के लिए। आप तेज प्रताप यादव को चुप करवा लीजिए, कोई नहीं बोलेगा। अब उनके बयान सुन लीजिए, आप उनके बयान सुन लीजिए। गाली देने के लिए, हमें गाली दिलवाने के लिए आपने उसको बिठाया। अरे आप प्लीज चुप हो जाइए प्रियंका जी, आप न जाने कहां से कहां लेकर जाती हैं मुद्दे को। ठीक है, गाली देने का काम आप भी करती हैं अगर इस तरह से चैनल पर आरोप लगाएंगी। नीरज जी सीधे आपके पास आते हुए, नीरज जी सीधे आपके पास आते हुए, नीरज जी प्लीज प्रियंका जी, किसी भी महिला का रेट लगाते हैं। प्रियंका जी आपको भी गाली पड़ी, हमें भी गाली पड़ी, सबको गाली देते प्रधानमंत्री, और कोई नहीं देता है गाली इस देश में, वही देते हैं। अगर आप दूसरों को बोलने की इजाजत दे तो बोलिए कि मैं चली जाऊं, वरना आप ही बोल लीजिए। चाहिए बस उस रोहित जो लकड़बग्घा है उससे सबको बचाइए। अरे मैडम आप तेज प्रताप यादव का मुंह बंद करवा दीजिए, कोई नहीं बोलेगा। पहले तो तेज प्रताप यादव का मुंह बंद करवाइए। आप देखिए वो तो इन्हीं लोगों के पक्ष में अपनी बातें कर रहे हैं ना। पहले आप तेज प्रताप यादव का मुंह बंद करवाइए। मैंने भी उनका इंटरव्यू लिया है,
वो किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोगों को लेकर, आरजेडी को लेकर। मैं बता देती हूँ दर्शकों से, हरा गमछा पहनकर उनकी रैली में एक व्यक्ति चला जाता है, उसका वो हरा गमछा उतरवा देते हैं। इतनी नफरत कर रहे हैं मौजूदा वक्त में। तो जब परिवार के भीतर से इस तरह की स्थिति बनेगी तो फिर वो वायरल है तस्वीरें। लेकिन नीरज जी, आप पहले जवाब दे दीजिए, मुद्दों पर जवाब दे दीजिए। वैसे भी किसी के परिवार में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिहार की जनता का भला होगा, बिहार के मुद्दों पर किसी के परिवार के अंदर क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। नीरज जी, उन्होंने जो सवाल उठाया आप जवाब दीजिए। पवन वर्मा जी, इसके बाद में फौरन आ रही हूँ। नीरज जी देखिए, मैं जवाब तो सीधे तौर पर दे रहा हूँ ना कि आप वैशाली का मामला आपने उठाया। मैं आपको बता रहा हूँ कि राजद के कैंडिडेट महनार के रविंदर सिंह का वीडियो है जी, उसमें वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। इनके लालगंज में प्रत्याशी के जो इलेक्शन एजेंट, ये वो जो प्रतिनिधि हैं कुंदन कुमार के द्वारा, वो लालगंज के आरजेडी के हैं। उन्होंने कहा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है। और ये आरजेडी के ट्विटर हैंडल से। अब आपने समस्तीपुर की बात कही, समस्तीपुर में क्या हुआ? आपने चुनाव आयोग को लिखा, चुनाव आयोग को पत्र लिखा है? चुनाव आयोग नहीं रुकिए, बीच में क्रॉस मत करिए, क्रॉस मत करिए, मैं बोल रहा हूँ। चुनाव आयोग ने खुद स्पष्टीकरण दिया, खुद अपनी बात कही है। लिखा पढ़ा देखा, आंख बंद कर बिहार सरकार के प्रत्याशी विजय चौधरी ने सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज जारी कर आरजेडी पर गंभीर आरोप लगाए दिए हैं। ठीक है, अब इसको नहीं जाते हैं, चुनाव आयोग का ये काम है और मुझे लग रहा है चुनाव आयोग सक्षम है। मैं आ जाती हूँ पवन वर्मा जी के पास। दूसरे चरण का मतदान पवन वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए, यहाँ पर तमाम लोगों की बातें आपने सुन ली है। दूसरे चरण का मतदान किन मुद्दों पर होने जा रहा है पवन वर्मा जी? और क्या आप लोगों को भी लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों से ज्यादा पुलिस कर्मियों को बुलाया जा रहा है मतदान को प्रभावित करने के लिए? पवन वर्मा जी। चित्रा जी, अब चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, दूसरा चरण कल है, तो मैं नहीं समझता कि इस समय पूर्व इस तरह के तू मैं में हमें पढ़ना चाहिए। हमें विश्वास रखना चाहिए कि लोग स्वतंत्र होकर अपना वोट डालेंगे। और हमने एक चीज़ इस बार ही देखी है कि अप्रत्याशित रूप से लगभग 9-10% की बढ़ोतरी हुई है इलेक्ट्रेट के वोट डालने में। पर मुझे एक सवाल आपके ज़रिए से ज़रूर पूछना है चुनाव आयोग से। मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, पर ये स्वाभाविक है कि मैं पूछूं। अब तक चुनाव आयोग ने जो डेटा रिलीज किया है उसमें बार बार पूछने के बाद भी उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने पुरुष और कितने महिला ने वोट दिया है जी। अब आप तो बड़ी अनुभवी पत्रकार हैं चित्रा जी, 30 साल में आज तक तो नहीं हुआ कि जब आप टोटल वोटिंग परसेंटेज का डेटा रिलीज करते हैं तो उसमें आप ब्रेकअप भी देते हैं। जब आज बिहार के मुख्य इलेक्टोरल ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी भी हम इसकी गणना कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं। पर आजकल तो कंप्यूटराइजेशन के वजह से रियल टाइम डेटा है, तो ये क्यों नहीं इन्होंने सार्वजनिक किया, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये चुनाव आयोग से सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका सार्वजनिक होना दूसरे चरण के चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। और कोई ना कोई पार्टी तो ज़रूर ऐसी है, और मुझे लगता है शायद इसमें एनडीए ज़्यादा जिम्मेवार है, कि जो चाहती है कि ये डेटा सार्वजनिक ना हो। ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि चुनाव आयोग की आचार संहिता के हिसाब से ध्रुवीकरण धार्मिक स्तर पर करना उसकी मनाही है, आप जानती हैं। बिल्कुल। अब जो गिरिराज जी का स्टेटमेंट आया है वो आप समझती हैं कि आचार संहिता के हिसाब से सही है? देखिए, आतंकवाद की हम खिलाफत करते हैं, पर एक किसी विशेष समुदाय की तरफ इस तरह से उंगली उठाना, बिल्कुल, जहां पर अगले चरण का चुनाव होने जा रहा है, वो सीधा सीधा धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश है। और हमारा जनसुराज से और प्रशांत किशोर का शुरू से ये संदेश रहा है
कि धर्म और जाति की राजनीति से उठ के असल मुद्दों पे वोट कीजिए। और इस बार हुआ क्या है कि जो अप्रत्याशित 10% वोट बढ़ा है, पहले कभी बिहार के इतिहास में इतनी बड़ी छलांग वोट और टर्नआउट में नहीं हुई है। उसमें जो युवा हैं उन्होंने एकजुट होकर के और प्रवासी बिहारी एकजुट होकर के वोट बदलाव के लिए दिया है, जनस्वराज के लिए दिया है। तो चुनाव आयोग से मैं आपके जरिए ये पूछना चाहता हूं, मैं ये उंगली नहीं उठा रहा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से पारदर्शी रूप से चुनाव किया है कि नहीं, मैं कह रहा हूं आप डेटा क्यों नहीं दे रहे भाई? बिल्कुल, आप ये तो बताइए। मेल फीमेल आज 3 दिन हो गए। बिल्कुल, और ये बिल्कुल सही कहा आपने, रियल टाइम डेटा। तो अब बिजली जिस तरह से हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद नीरज जी अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना विपक्षी दलों की ओर से। और क्या ये बातें आप लोगों को सूट करती हैं नीरज जी? न मैं बीजेपी, मैं चुनाव आयोग का प्रवक्ता हूँ, न हमारा एनडीए का कोई घटक दल है। हाँ। ये तो चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया, चुनाव आयोग सक्षम है जवाब देने का। 2 बातें इसमें परस्पर विरोधी बातें आ रही है। एक, अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ा है तो कहना है कि प्रवासी लोगों का वोट पड़ा है, जो माइग्रेट होकर करके बाहर में काम कर रहे थे वो पूजा में आए और उन्होंने मताधिकार का इस्तेमाल किया। एक तो ये डेटा मेरे पास नहीं है, ये जनसुराज के पास ही होगा कि कहते कि कितने ऐसे लोगों ने अपना वोट डाला, कितने लोगों को अपने परिवार को प्रभावित किया, क्या उनका ट्रेंड है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। एक हमारा पक्ष यह है कि हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना, महिला रोजगार योजना जो हमने चलाया, उसके चलते मेरी चित्रा जी, आप भी बहुत दिन से कवरेज कर रही होंगी, मैंने यह देखा कि पहली बार कोई पुरुष छोड़िए महिला भी बोल रही थी कि हम विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। तो विकास, किसका विकास? ये विकास का मुद्दा, अगर बदलाव का मुद्दा बोलती तो बात समझ में आती। और वो समाज के कौन मार्जिनाइज क्लास की महिलाएं हैं, जो अति पिछड़ा है, दलित है। तो हमको लगता है कि ये में डाले हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वोट खरीदने के लिए तो 10,000 रुपए चुनाव की पहले डाल दिया गया ना जेब में। अगर ये मानसिकता है तो बेटी को साइकिल जब दिया था पंचायती राज में, तो वो उस समय चुनाव था। जब सरकारी विद्यालय में उनका सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया था तो चुनाव था। मैंने बताइए नहीं तो चुनाव, ये तो दावा तो करना कोई भी बहुत आसान है, और उन लोग को पूरी कार्य योजना बनाई गई ना। ऐसा थोड़ी है कि हम लोगों ने केवल यह कह दिया, ये तो नौकरी का भी दावा करते हैं कि नौकरी हमने दिया है। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपके सामने बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो हम पर डिफेमेशन चलना चाहिए, या राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस हम पर कंप्लेन करे। ये बार बार बोलते हैं कि हमने नौकरी दी। सच्चाई इसकी ये है कि इनके शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने संचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था पद सृजन का, और वह डायरेक्ट अपर मुख्य सचिव ने के पाठक ने सीधे संचिका नीतीश कुमार जी के यहाँ भेजा। मैं डेट बता रहा हूँ 16/9/2023, और 48 घंटे के अंदर में पद सृजन हुआ। तो आपके शिक्षा मंत्री, जिनका यह दायित्व था पद सृजन का शिक्षा विभाग में, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करने को तैयार है। तो ये तो एग्जीक्यूटिव रूल है कि डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को भेजा गया। तो जब पद सृजन में आपका हस्ताक्षर नहीं है, संचिका संख्या आप बताइए, हस्ताक्षर बताइए, तब नौकरी का क्रेडिट लीजिएगा आप। ठीक है पवन जी, नौकरी का भी क्रेडिट चाहिए रहा है। पर जवाब दे दें प्रियंका भारती जी। वो कह रहे हैं कि जिस नौकरी का श्रेय आप लोग लेने की कोशिश कर रही हैं वो तो जेडीयू की देन है, वो यही बता रहे हैं प्रियंका भारती जी। जी, हमारी सरकार आने से पहले तेजस्वी यादव नीतीश जी का हाथ बांध के रखे थे कि शिक्षकों को बाहर ही रोक के रखे थे। हमारे तो बड़े एक चीज जरूर हुआ कि जो स्वास्थ्य विभाग हमारा था ना, स्वास्थ्य विभाग में 3.5 लाख से ऊपर हम लोगों ने पदों का निर्माण करके प्रक्रियाधीन नौकरी को करवा के रखा था। इन लोगों ने साइन करने से मना कर दिया, क्योंकि पहले से मन में था कि सरकार गिराना है। और इसका जिक्र तो तेजस्वी जी ने विधानसभा में भी किया। एक व्यक्ति का नाम लिए थे ना, जो मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं, साइन नहीं कर रहे थे फाइल्स पर कि कहीं अस्पतालों में भी लोगों को रोजगार न मिल जाए, नौकरी न मिल जाए। पूरा खिलाफ रहे ये लोग बिहारियों के। तभी तो 94 लाख परिवार जब हम लोगों ने जातिगत सर्वे करवा के गरीबों का निकाला, जिसमें सभी जाति के लोग थे, उसमें 2 लाख देने की घोषणा हुई ना, क्या किया उसका? अचार डाले हैं, उसमें भी लॉटरी सिस्टम निकाले हैं, स्कीम भेजिए, अपना आप बना करके भेजिए, आइडिया दीजिए
कैसे गरीब लोग जो पहले से गरीब आइडिया देगा आपको, कैसे ऑनलाइन भेजेगा वो लोग? और उसके बावजूद आप कितने लोग को दिया पैसा? आज तक नहीं दिए हैं। ये लोग शुरू से बिहार विरोधी रहे और जो लोग आज सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से छोटे से कमेंट में आपसे चाहूंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादातर प्रवासी मजदूरों ने यहाँ पर वोट डाले हैं। ये डेटा आपके पास कैसे आया? ये डेटा तो नीरज जी के पास नहीं है, आपने उनके बयान को भी सुना। हाँ, मैं आऊंगी ना, हमें तो ये भी डेटा नहीं पता है। मैं तो खुद कह रहा हूँ चित्रा जी, हाँ, कि ऐसा हमारा मानना है कि जो प्रवासी बिहारी हैं वो जिन मुश्किलों में, जिन सूरतों में बाहर काम कर रहे हैं निम्न वेतन पर, वो चाहते हैं बदलाव बिहार में, और वो आए और बहुत से ठहरे भी हैं और उन्होंने वोट दिया है। हमारा ये मानना है कि उन्होंने बदलाव के लिए वोट दिया, और बदलाव का सिर्फ एक ही चिन्ह है, वो है जन स्वराज। ठीक है, क्योंकि ये अपने में गलतियां बांटते रहे। हाँ, जो असल मुद्दों की राजनीति बदलाव के लिए और बिहार के लिए एक स्थायी व्यवस्था परिवर्तन की बात तो जन स्वराज ने की है। हाँ। तो मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि चुनाव आयोग डेटा क्यों नहीं पारदर्शी करता है? ठीक है, मान लीजिए कि अभी नीरज जी ने कहा कि महिलाओं ने बहुत समर्थन किया है। देख रहे होंगे तो इस सवाल का जवाब उनकी ओर से अपेक्षित है। अजय उपाध्याय जी ने जो भी बातें रखी नीरज जी, इसका मतलब कि 5.25 लाख जो सरकारी पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं, हाँ, मुख्यमंत्री नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नहीं दिया। जब मुख्यमंत्री के हाथ में सब था तो हाँ, इसका मतलब आपने 5.25 लाख परिवारों के साथ धोखा किया है, बिहार के युवाओं के साथ, और वही युवा सबसे ज्यादा वोटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वो धोखा अब नहीं सहेंगे। दूसरी बात, चुनाव आयोग पर यदि कोई बात आती है, आंकड़ा नहीं रियल टाइम आ पा रहा है, अभी तक डेटा नहीं रिलीज हुआ, आप लोगों के मुंह में दही क्यों जम जाती है? भाजपा और जेडीयू के मुंह में, आप भी तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के पार्ट हैं, आप भी पार्टी हैं, आपको क्यों नहीं दिक्कत हो रही है? इसका मतलब आप चुनाव आयोग के इस षड्यंत्र के, साजिश के शिकार हैं कहीं ना कहीं। हाँ, इसको स्वीकारिए, नहीं तो प्रश्न करना सीखिए। हाँ, लोकतंत्र में सभी पार्टियां चुनाव लड़ रही है, हम ही को क्यों इतना दिक्कत है? आप लोगों को क्यों नहीं दिक्कत हो रही है? एक लाइन में जल्दी से। नहीं, हम लोगों ने तो संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा सम्मान किया है, विपक्ष में रहे तो भी सम्मान किया है। एक लंबी क्रोनोलॉजी है चित्रा जी, आप देखिएगा ईवीएम पर लगातार ठिकड़ा फोड़ा गया, ईवीएम के बाद एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कोर्ट में ही जाया गया, उसके बाद हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम और कौन कौन बम फोड़ने लगे राहुल गांधी, और वो सारे सुतली बम की सभी बुरी तरह हालत में हो गए। ये कांग्रेस पार्टी राजनीतिक रेस से बाहर है, इनके पास कोई लोग नहीं है, न लोग है, न नीतियां है, न नीति है, न नेता है, और जो नेता है उसको देख करके जनता इनको देख करके भाई इनका प्रणाम कर लेती है। ठीक है, बस हमें इतनी की इजाजत देता है, हम मुझे भी आप सभी को प्रणाम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर ये जो बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत है, ये क्या इंडिकेट करता है? 14 तारीख को नतीजे जब आएंगे यही पता चलेगा। लेकिन जब दूसरे चरण के लिए मतदान होगा तो क्या पुराने तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे? अगर आप बिहार के वोटर हैं, इन 122 सीटों पर जहां पर मतदान होने हैं, तो बढ़ चढ़कर मतदान कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र की यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।